Okay, shall we start? ओके, कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी? मैं दिख रहा हूँ आपको, सुनाई आवाज़ मेरी आ रही है आपको? ओके ओके, वेलकम बैक टू 12th पॉलिटिकल साइंस क्लास and good morning to all of you again. We have completed the, I think so, first 5 paragraphs of the topic, why did the Soviet Union disintegrate? 1 2 3 4th paragraph. Up till 4th paragraph I had explained you, and from the 5th paragraph we have to start. 5th paragraph से start करना है ना, explain करना. Okay. Now Gorbachev's reforms promised to deal with these problems. Gorbachev promised to reform the economy, catch up with the West, and loosen the administrative system. You may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms. Here is where the answers become more controversial, and we have to depend on future historians to guide us better. So here जो मिखाइल गार्बाचोव के जो सुधारों में इन दोनों समस्याओं का समाधान का वायदा था, यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी सोवियत यूनियन के अंदर, उसके अंदर जो मिखाइल गार्बाचोव ने जो रिफॉर्म्स कर रहा था, जो सुधार वो करना चाह रहा था, उसमें जो दोनों समस्याएं थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जो दो समस्याएं थी पूरे देश के अंदर, उसने उसके समाधान का, यानी कि उसके सॉल्यूशन का वायदा देश की जनता से किया. और गार्बाचोव ने इकोनॉमी को सुधारने में पश्चिम की बराबरी पर लाने और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था उसमें ढील देने का वायदा किया, यानी कि एक तो कंट्री जो वेस्ट से बिछड़ रही थी उसके बराबर लाने का वायदा किया. दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर की करप्शन वगैरह जो पैदा हो गया था उसको उसमें ढील देने का वायदा किया, यानी कि उसमें ढील दी जाएगी तो दूसरे लोग भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आ सकते हैं. ये नहीं था कि खाली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही, जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के लोग हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आए. तो उसने इस तरह की कई ढील देने की कोशिश करी थी. गार्बाचोव ने एक तरह से गार्बाचोव ने जो बीमारी थी सोवियत संघ में, उसका सही इलाज करने की कोशिश करी और जो सुधार थे, जो सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक ही था. यानी कि गार्बाचोव का जो प्रयास था, जो वो कोशिश कर रहा था सुधार लाने के लिए सोवियत रशिया के अंदर, वो भी उसका ठीक ही था. ऐसे में अपने को आश्चर्य ये हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों? फिर क्यों टूटा सोवियत संघ, जब उसके प्रयास भी ठीक ठाक चल रहे थे? उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ढील भी दी और जो, जैसा अपन कह सकते हैं, जो भी बीमारी थी सोवियत रूस के अंदर, वो उसका इलाज भी ठीक ढंग से करने की कोशिश कर रहा था और ठीक हो भी रहा था. उसके बाद ये टूटा क्यों? इस पॉइंट पर आकर आंसर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, यानी कि ज़्यादा विवादित हो जाता है कि जब गार्बाचोव ने सही काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो फिर वो टूटा क्यों? ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाता है. और इस स्थिति को हम आगे के जो हिस्टोरियंस हैं, जो फ्यूचर हिस्टोरियंस हैं, ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे. तो क्या समझा पाएंगे वो देखते हैं अपन, आगे के हिस्टोरियंस क्या समझा पाते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया? ये पैराग्राफ क्लियर? The most basic answer seems to be that when Gorbachev carried out his reforms and loosened the system, he set in motion forces and expectations that few could have predicted and became vertically impossible to control. There were sections of Soviet society
which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. They did not benefit in the way they had hoped, or they benefited too slowly. Otherwise, especially members of the Communist Party and those who were served by this system took exactly the opposite view. They felt that their power and privileges were eroding and Gorbachev was moving too quickly. In this tug of war, Gorbachev lost support on all sides and divided public opinion. Even those who were with him became disillusionized as they felt that he did not adequately defend his own policies. Means अब जो क्वेश्चन आया, जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो इसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ था अपन उसमें उसका जो क्वेश्चन आया था कि सोवियत संघ फिर आखिर टूटा क्यों। ठीक है, तो सबसे सही उत्तर तो ये जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और इसकी जो सिस्टम था उसमें ढील दी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस और लोगों की इच्छाएं जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गोर्बाचोव हमारे लिए ये कर देगा, हमारे लिए वो कर देगा, हमारे लिए ये हो जाएगा, हमारे लिए वो हो जाएगा। एकदम से बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ गई लोगों की, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है, यानी कि जिसका एस्टिमेट ही कोई लगा सकता, मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में, जनता के अंदर आकांक्षाएं, इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी थी। अब कोई काम होता है तो कोई काम एकदम से तो नहीं हो जाता, उसकी पॉलिसीज़ थी, उसने लागू भी करी, इम्प्लीमेंट भी करी, तो एकदम से थोड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हेलमेट पहनने का कानून बनाया तो एकदम से थोड़ी लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया, उसमें भी टाइम लगा लागू करने के लिए। पहले लोगों को समझाया, बताया, उसके फ़ायदे बताए, 6 महीने तक तो उनको ऐसे ही चलता रहा, फिर उसके बाद थोड़े से स्ट्रिक्टनेस हुई, फिर आज पूरी स्ट्रिक्टनेस कर दी, तो टाइम लगता है इस चीज़ को। तो लोगों के अंदर क्या हुआ, लोगों के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस और इच्छाएं जाग पड़ी इस चीज़ के लिए कि जब उनको ये ढील दी गई और उनको पश्चिम की बराबरी पर लाने के लिए कोशिश की जाने लगी। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया और अब इन आकांक्षाओं को और इच्छाओं की लोगों की इच्छाओं पर काबू पाना भी एक असंभव से चीज़ होगी देश के लिए, गोर्बाचोव की, कि कैसे इसको। अब लोग तो चाहते हैं कि नहीं एकदम से हो जाए, अब एकदम से कैसे हो जाएगा, एकदम से तो हो नहीं सकती कोई चीज़। तो एक तरह से क्या हो गया, इसके ऊपर काबू पाना असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचोव को ज़्यादा तेज़ गति से कदम उठाना चाहिए। अब सोवियत संघ में एक जनता का एक या समाज का एक हिस्सा जो था उसका ये सोचना था कि गोर्बाचोव को बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, बहुत तेज़ी से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। और यही लोग क्या हुए जो ये सोच रहे थे कि बहुत तेज़ कदम उठाने चाहिए गोर्बाचोव को काम करने के लिए। ये अब जैसा मैंने बताया कि काम तो काम के तरीके से होगा, ये उसकी कार्य पद्धति से, जो गोर्बाचोव की कार्य पद्धति से क्या थे, अपना धीरज खो बैठे और निराश हो गए। निराश ही होगा कि भाई इसने कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बट नेचुरली टाइम लगता है। तो ये लोग क्या, धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ था, और जैसा फ़ायदा लोगों ने सोचा था कि हमारे को फ़ायदा ऐसा हो जाएगा, वैसा फ़ायदा इनको नहीं हुआ। यह संभव है कि फ़ायदा उन्हें हुआ तो, बट बहुत धीमी गति के साथ फ़ायदा हुआ, यानी कि एकदम से फ़ायदा नहीं हुआ, धीरे धीरे फ़ायदा हुआ। वो लोग सोच रहे थे कि एकदम हो जाए सारे काम, तो वो धीरज खो बैठे और निराश हो गए। जनता के एक हिस्सा, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फ़ायदे में थे, के विचार ठीक इसके ऑपोजिट थे। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और वो लोग जो सोवियत सिस्टम के फेवर में थे, वो इसके ऑपोजिशन में थे, ऑपोजिट में थे। जो गोर्बाचोव ने कदम उठाए थे इसके ऑपोजिट में थे।
इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं और गार्बाचोव बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। अब इनका ये कहना था कि जो प्रिविलेजेस, जो एडवांटेजेस जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को मिले हुए थे वो कम हो रहे हैं और गार्बाचोव बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। यानी कि सोवियत संघ के दो पार्ट में, एक पार्ट तो कह रहा है बहुत स्लो काम कर रहे हैं और एक पार्ट कह रहा है कि बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। क्यों बहुत जल्दी काम क्यों कर रहे हैं? कि लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस या जो उनको एडवांटेजेस अपन बोलते हैं या विशेष अधिकार जो उनको मिले हुए थे वो कम हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी काम कर रहा है। इस खींचतान में गार्बाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता है और जनता आपस में बढ़ गई और इसी खींचतान के अंदर क्या हुआ, गार्बाचोव का जो सपोर्ट था वो हर तरफ से ख़त्म होता गया और जनता क्या थी, आपस में बढ़ गई, डिवाइड हो गई। ऐसे लोगों ने सोचा कि गार्बाचोव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं और यही लोगों ने सबने सोचा कि गार्बाचोव ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो नीतियां बनाई हैं, वो गार्बाचोव खुद ही उसका उन पॉलिसियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। बट रीज़न क्या था? दोनों रीज़न आपके सामने आ गए। एक रीज़न ये था कि सोवियत रशिया का एक सोसाइटी, समाज का एक हिस्सा, गार्बाचोव बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो लोग थे, गार्बाचोव बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, उनके एडवांटेजेस ख़त्म हो रहे हैं और इसी खींचतान के चलते गार्बाचोव का सपोर्ट कम हो गया और लोग ये कहने लगे कि गार्बाचोव अपनी पॉलिसी को ही नहीं बचा सके, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी उसी को वो सेव नहीं कर सके। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर? एनी क्वेश्चन? समझ में है? क्लियर? ओके। All this might not have been led to the collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders: the rise of nationalism and the desire of sovereignty within various republics, including Russia, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of the USSR. Here again there are differing views. अब जैसा कि अपन ने इस पैराग्राफ में पढ़ा, एक बार मैं वापस से इस पैराग्राफ को इंग्लिश में रिपीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान से समझ में आ जाए। ट्रांसलेशन तो यार समझाऊंगा तो मैं सही। All this might not have led to the collapse of Soviet Union, but for another development that surprised most observers and indeed many insiders: the rise of nationalism and the desire of sovereignty within various republics, including Russia, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia and others proved to be the final and the most immediate cause for the disintegration of USSR. Here again there are differing views. Now, अब सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये दो चीज़ मैंने आपके सामने इस पैराग्राफ के अंदर रीड करी है। देखो, इन दोनों को मार्क कर लेना, फिर ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, ये तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था या क्लास 9th में हमने पढ़ा था। नेशनलिज्म और सोवरेनिटी, अंडरलाइन कर लो इन दोनों वर्ड को। दोनों वर्ड मिल गए पैराग्राफ में। अब नेशनलिटी क्या होती है? आपने पढ़ा नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th के अंदर, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो व्हाट इज नेशनलिज्म? क्या होता है? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आई कांट हियर, स्पीक लाउडली। राष्ट्र, आप फीलिंग टुवर्ड्स नेशन, ओके ठीक है।
देन व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेनिटी क्या होती है? आज अपनी कंट्री, जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ये भी आपके क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर था, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। तो व्हाट डज दिस मीन? नहीं, सोवरेनिटी मीन्स सेक्युलरिज्म नहीं पूछ रहा हूँ मैं ना राइट टू फ्रीडम पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मीन्स कि हम खुद, आप मेरा सुन लीजिए, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी मीन्स कि हम खुद सक्षम हैं और हमारे को किसी और देश की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, हम खुद सक्षम हैं हमारा काम करने के लिए। सो वी डू नॉट नीड एनी अदर कंट्री to interfere in the internal matters of the country. That is called sovereignty. आज अपना चाइना से भी कुछ टसल चल रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है, कोविड-19 भी चल रहा है, तो वी आर सोवरेन, हमारे को किसी और की इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए किसी कंट्री की, हम अपने आप उसको देख लेंगे और उस चीज़ से निपट लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सोवरेनिटी। क्लियर? नहीं, स्वदेशी थोड़ी मीन स्वदेशी, स्वदेशी इज अ डिफरेंट थिंग। स्वदेशी थोड़ी होता है, ये तो ये है, ऐसा थोड़ी है कि हम दूसरे देशों से नाते ही तोड़ लेंगे, रिश्ते ही तोड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि हम खुद सक्षम है हमारा काम करने के लिए, हमारे को किसी बाहरी देश के इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हमारे को किसी प्रकार के बाहरी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन ले सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। आज अपना जो होम मिनिस्टर है वो रशिया गया हेल्प लेने के लिए, चाइना के साथ जो टसल चल रही है उसके साथ हेल्प लेने के लिए गया, तो हेल्प तो ले सकते हैं, बट कोई दूसरा अपने इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। डिसीजन लेने के लिए हम सक्षम हैं, हम हमारा डिसीजन खुद लेंगे, कोई दूसरा हमारा डिसीजन नहीं ले सकता। दैट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? सो इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन ना होता, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन ना होता, एक घटना यानी कि एक इवेंट ने जो कि ऑब्जर्वर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया और सोवियत सिस्टम के अंदर के लोग भी इससे देख करके दंग रह गए। वो क्या थी? यह घटना थी राष्ट्रवादी भावना, यानी कि देशभक्ति भावना। अब अलग अलग देशों ने मिलकर USSR बनाया था, तो अब अलग अलग देशों के अंदर क्या जागने लगी? उनके देशों के प्रति देशभक्ति, नेशनलिज्म, कि हम USSR के साथ क्यों रहे? क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि हम हमारा काम खुद कर सकें? दूसरा, सोवरेनिटी। ये भावना जो देश, जो स्टेट USSR के साथ जुड़े हुए थे, उनके लोगों में ये भावनाएं जागने लगी और की इच्छा के अनुसार एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स proved to be the final and most immediate cause for the disintegration of USSR. Means Estonia, then Latvia, then लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के अलग अलग गणराज्य इस उभार में शामिल थे। यानी कि ये जो उभार आ रहा था ना, उबल के लोगों के मन में जो
विचार आ रहे थे इसके सोवरेनिटी के और नेशनलिज्म के, ये खास करके ये जो ये मेजर जो स्टेट्स थे जो यूएसएसआर के जुड़े हुए थे, ये 5 स्टेट्स जो थे, इनके लोगों के अंदर ये चीज़ आ रही थी। और सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ, और ये जो है सोवियत संघ के विघटन का यानी कि डिसइंटीग्रेशन का कारण हुआ। यही कारण हुआ सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन का, यानी कि जो स्टेट्स सोवियत संघ के साथ जुड़े थे, अब वहाँ के लोगों के अंदर किसकी फीलिंग्स आने लगी, नेशनलिज्म और सोवरेनिटी की। अब वो ये कहने लगे कि भाई हमारे को अगर हम यूएसएसआर के साथ क्यों रहे, क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम हमारे काम खुद कर सकें। बट इस पे भी क्या आ गए, अब इस पे भी व्यूज़ क्या आ गए, डिफरेंट व्यूज़ आ गए। अब देर आर डिफरिंग व्यूज़। अब इसके ऊपर भी जो हिस्टोरियंस है, जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनके भी अलग अलग व्यूज़ आए। अब क्या व्यूज़ आए, ये पैराग्राफ समझ में आ गया। अब क्या व्यूज़ आए, वन व्यू इज़ दैट नेशनलिस्ट urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. This is a what if of history, but surely it is not an unreasonable view given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Others think that Gorbachev reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it. एक डिफरेंस के अंदर जो अभी जो अलग अलग डिफरेंस आए हैं, उसके अंदर एक विचार तो ये है कि नेशनलिज्म की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म की भावना तो सोवियत संघ की जो हिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में थी। चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना है। अब चाहे रिफॉर्म्स होते या नहीं होते, एक ना एक दिन सोवियत संघ के अंदर इंटरनल स्ट्रगल जरूर होता। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग देश साथ में थे, तो कौन चाहेगा किसी के अंडर में रहना। तो एक ना एक दिन तो ये स्ट्रगल होना ही था, चाहे रिफॉर्म्स होते चाहे नहीं होते, चाहे गोर्बाचोव रिफॉर्म्स लाता चाहे नहीं लाता, ये नेशनलिज्म और सोवरेनिटी की भावना एक ना एक दिन तो लोगों के अंदर जागती और टुकड़े ऑटोमेटिक बिना रिफॉर्म्स नहीं होते तब भी होते। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता है के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा उसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। बट अगर अपन देखें कि ये तो खैर इतिहास के अंदर होता ही रहता है कि हर देश के अंदर संघर्ष या कुछ ऐसे चलते ही रहते हैं, स्ट्रगल्स चलते रहते हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है इन हिस्ट्री। बट क्या है, जो सोवियत यूएसएसआर था उसका जो साइज़ था बहुत बड़ा, एक तो बहुत बड़ा साइज़ था। सेकंड, विविधता दैट इज़ डिफरेंसेस बहुत थे। कोई यूक्रेनियन था, कोई जॉर्जियन था, कोई लुथेनियन था, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट, कोई रशियन था, तो डिफरेंसेस थे। अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग क्या थी उनकी, अलग अलग कल्चर थी, अलग अलग लैंग्वेज थी। हाँ, जैसे अपने इंडिया के अंदर। बट ये क्या है, इंडिया के अंदर जैसा आपने जो पढ़ा था, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जो अमेरिका और इंडिया के अंदर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस के अंदर इनकमिंग और दूसरा कौन सा था, एक तो इनकमिंग स्टेट्स थे और जैसे अमेरिका के अंदर है इनकमिंग स्टेट्स। अब अमेरिका के अंदर भी क्या बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट वो क्या है, वो सब एक
साथ यूनाइटेड हो गए, जब भी तो उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो यूनाइट क्यों हुए? क्योंकि जब वो सब एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगे तो उन्हें पता था कि हम एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, तो वो सब एक साथ यूनाइटेड है। यूनाइटेड किंगडम, अब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स यूनाइटेड है, यूनाइटेड किंगडम। अब इंडिया के अंदर क्या था? इंडिया के अंदर जब 1947 के अंदर जब ब्रिटिशर्स गए तो यहाँ पे भी क्या थे? रूलर्स ही थे, राजा थे, राजा ही रूल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स तो ओवरऑल थे, राजा तो थे। तो बाद के अंदर बहुत मुश्किल हुई कि इनको देश में मिलाना, कि इनको देश में कैसे मिलाया जाए, इनको सबको एक साथ कैसे लिया जाए, क्योंकि छोटी छोटी टेरिटरीज के अंदर राजा थे। आप सोच लीजिए जयपुर का रूलर होगा, अब उसको इंडिया के अंदर मिलाना, क्योंकि रूलर थोड़ी चाहेगा कभी कि मेरी टेरिटरी जाके मैं किसी के अंडर में जाऊँ। तो यह एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था जो आपने पढ़ा होगा शायद मेरे ख्याल से क्लास 10th के अंदर। तो यही चीज़ थी, ये क्या, ये स्टेट्स थे और ये स्टेट्स काफ़ी बड़े बड़े थे। ये आप इनका साइज़ देखेंगे, यूक्रेन और काज़ाकिस्तान और ये सारे जो थे ये काफ़ी बड़े स्टेट्स थे। तो इनके अंदर लोगों के अंदर डिफरेंसेस थे, तथा इसकी फिर जो यूएसएसआर था उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी इनसाइड द कंट्री, जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इस कारण से ऐसा सोचना भी गलत नहीं है। कुछ दूसरे लोग सोचते हैं कि गोर्बाचोव ने सुधारों ने नेशनलिज्म के असंतोष की इस सीमा को बढ़ावा दिया, और कुछ लोगों का ये मानना है कि गोर्बाचोव ने जो रिफॉर्म्स किए उसने किसको बढ़ावा दिया? लोगों की भावना को, नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा दिया। इस कारण से क्या हुआ? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो ये अपन ने देखा कि किस तरह से एक तो अलग अलग स्टेट्स थे, डिफरेंसेस थे, दूसरी तरफ कुछ लोग ये सोचते थे कि गोर्बाचोव के जो रिफॉर्म्स थे, जो सुधार वो करना चाह रहा था, उन सुधारों ने क्या कर दिया? लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा कर दी। क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसका लास्ट पैराग्राफ कल एक्सप्लेन कर देंगे और फिर वी विल टेक द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।